हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आज की वीडियो में उसी सीक्वेंस में मॉडर्न एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसी में जो हम लोग के जो नेक्स्ट हैं जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है इंडियन एजुकेशन पर, वो हैं हमारे चार्ल्स वुड। इसको वुड मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जाता है और वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। ये आया था हमारा 1854 में और इन्होंने अपने सजेशन दिए थे लॉर्ड डलहौजी को, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनके मेन सजेशन ये थे, सबसे पहली बात इन्होंने कही कि प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी अडॉप्टेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब मदर टंग में, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट उनका, सेकंड रिकमेंडेशन ये था कि हाई स्कूल्स मस्ट बी अडॉप्ट द एंग्लो वर्निकुलर लैंग्वेजेस। मतलब उसमें दोनों मीडियम से पढ़ाई हो सकती है, मातृभाषा भी हो सकती है और इंग्लिश में भी हो सकती है। मतलब उन्होंने दोनों लैंग्वेजेस को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि भाई मदर टंग को भी प्रमोट कीजिए और जो तुम्हारी हाई स्कूल तक की पढ़ाई हो दोनों की दोनों लैंग्वेजेस में हो। थर्ड हम लोग बात करते हैं, उन्होंने कॉलेज लेवल पर कहा कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ द एजुकेशन। हाँ, ये यहाँ पे इत्तेफाक रखते हैं लॉर्ड मैकले से और उन्हीं की बात को सपोर्ट करते हुए कॉलेज लेवल पर हायर स्टडीज़ में वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आता है आप लोगों का 1882 में, 1835 हो चुका है, 1854 हो चुका है और अब आता है हमारा 1882। ये है हमारे हंटर कमीशन। आप लोग याद रखिएगा, ये दिस इज़ नॉट अ हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का जो रिलेशन है, दोनों कमेटी हंटर के नाम से हैं, ये भी आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। हंटर कमेटी और हंटर कमीशन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। हंटर कमेटी इज़ रिलेटेड टू जलियांवाला बाग और दिस इज़ द हंटर कमीशन, दिस इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। और डेट आप लोग याद रखेंगे 1882 की टाइम की बात चल रही है। अच्छा, हंटर कमीशन ने, इनका पूरा नाम विलियम हंटर था और इन्होंने अपने सजेशन ये दिए कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज द एजुकेशन ऑफ द मासेस। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो सबके सब बड़े से बड़े मास को मिलनी चाहिए। सेकेंडली उन्होंने कहा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन शुड बी द मदर टंग। उन्होंने ये माना कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में ही मिलनी चाहिए, उसका जो माध्यम होना चाहिए पढ़ाई का वो सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस रिकमेंडेशन मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड इन 1887। आप लोग डेट लिख लीजिएगा 1887, तो हमारी डेट थी 1887। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन पर, इन्हीं की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पर हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास यूनिवर्सिटी 1887 में हमारी स्टैब्लिश हो जाती हैं। सो नेक्स्ट हम लोगों का है रेले कमीशन 1902, जिसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको अपॉइंट करने का जो क्रेडिट जाता है वो लॉर्ड कर्जन को जाता है। उन्होंने सर थॉमस रेले को कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था और उन्हीं के नाम से रेले कमीशन बना। और इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि फर्स्ट टाइम इंडियन पार्टिसिपेट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये पहली बार थी जब अंग्रेज़ों ने किसी इंडियन को एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में इंक्लूड किया था। और इस टाइम पे केवल 3 मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेशन दिया गया, मेंबरशिप दी गई। पहले थे हमारे सैयद हुसैन, दूसरे थे हमारे बिलग्रामी और तीसरे थे हमारे जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये 3 इंडियन थे जिन्होंने इसमें, इस कमीशन में, जो कि इस कमीशन के 3 मेंबर्स थे। थर्ड पॉइंट, दिस कमीशन वॉज मेनली रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। और ये जो तुम्हारा कमीशन था ये मेनली जो डील करता है वो करता है हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, हमारी यूनिवर्सिटी कमीशन को। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो कहता है नॉर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन वर हार्डन। मतलब जो उच्च शिक्षा थी, अभी तक जो उच्च शिक्षा चली आ रही थी, जो हमारी हायर एजुकेशन थी, उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो कोई भी ले सकता था। मतलब मेनली जो इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया था लॉर्ड कर्जन का वो ये था ताकि इंडियंस कम से कम हायर एजुकेशन गेट कर सकें, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इंडियंस पढ़ लिख जाएंगे, उनको हायर एजुकेशन मिल जाएगी तो उन पर रूल करना मुश्किल था। तो मेनली जो इसके पीछे का जो रेले कमीशन को बनाने का, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को बनाने का जो मेन क्रेडिट था, जो मेन पॉइंट था वो ये था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उनको हायर एजुकेशन मिले। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने जितने भी नॉर्म्स थे उसको हार्डन करते चले गए, डिफ़िकल्ट करते चले गए, ताकि लेस अमाउंट जो लोग पढ़ने लिखने वाले थे वो लेस अमाउंट में हों और जितने भी जो पढ़ लिख गए थे, जो भी हायर एजुकेशन को ऑब्टेन करें, वो सबके सब ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपने वफादार हैं। मेन ये था। और इंडियन, इसी की सिफारिश के बाद, इसकी रिकमेंडेशन पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को पास किया गया। अब इसमें जो नोट डाउन करने वाली बात यह है वो ये है, हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा। उन्होंने कहा ये सबके लिए एजुकेशन नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि इंडियंस पढ़ें। तो इनका जो मेन मोटिव था वो यही था। तो आप लोग याद रखेंगे रेले कमीशन को, ये था हमारा 1902 में। इसके बाद हम लोगों का जो बेसिक है वो है सैलेंडर कमीशन। सैलेंडर कमीशन वॉज
केम इन टू द फॉर्म इन 1917, 1917 में आया था। और इसकी जो मेन चीज़ है वो सिर्फ इतनी है कि इसने जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम था, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है इस कमीशन में, वो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो हमारा 3 ईयर का, वो किस कमीशन में हुआ था। तो याद रखिएगा वो हमारा कमीशन था सैलेंडर कमीशन। सैलेंडर कमीशन 1917 में जो आया था, उसी ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम को 3 ईयर्स का बनाया था। बस उसका मेन पॉइंट वही था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे बेसिक एजुकेशन पॉलिसी 1937, बुनियादी शिक्षा पद्धति पर। ये इट वॉज गिवन बाय M.K. गांधी, एम टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन इंडिया। तो गांधी जी ने फ्री एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन कैसी, जिसमें कि स्किलफुल फ्री एजुकेशन की बात की उन्होंने। और उन्होंने कहा चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स शुड बी इम्पार्टेड फ्री स्किल एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि 7 साल तक के बच्चों को फ्री हस्त शैक्षिक युक्त, हस्त कौशल युक्त बोलेंगे इसे, हस्त कौशल युक्त निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट ही फॉर्म्ड अ वर्धा कमेटी टू अप्लाई दिस पॉलिसी इन द चेयरमैनशिप ऑफ जाकिर हुसैन। अब इस पॉलिसी को पूरे देश में फैलाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था वर्धा कमेटी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे जाकिर हुसैन जी। अब इसमें जो नोट डाउन करने वाली जो बात है वो ये है कि गांधी जी का निःशुल्क शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क NCF 2005, जो उनका बेसिक एम था वो ये था कि इंडियंस को फ्री एजुकेशन मिले। अब वो फ्री एजुकेशन उस टाइम पे पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1937 के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन हो गई थी और जाकिर हुसैन इस काम को, वर्धा कमेटी उनकी इस काम को पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ वॉर। तो उस टाइम पे ये जो कमेटी थी वो एक्शन में नहीं आ पाई। अब उस गांधी जी के इस उद्देश्य को बाद में पूरा किया गया, जिसमें आज आप लोग जानते हो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राइट टू एजुकेशन RTE, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 4 अगस्त 2009 को। और आपका 2002 21A द्वारा ये जो तुम्हारा अनुच्छेद है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सम्मिलित है। तो ये जो लास्ट में जो आप लोग देख रहे हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संविधान में जो आर्टिकल लिखा गया है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट एग्जामिनर का, वो हर बार इस पॉइंट को नहीं छोड़ता। नाउ इन 1944 आफ्टर द बेसिक एजुकेशन पॉलिसी जो गांधी जी ने 1937 में दी थी, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्कीम आती है जिसका नाम है सार्जेंट योजना। अब इसके जो मेन की पॉइंट्स थे ये गांधी जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं और ये भी मानते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 11 ईयर्स। उन्होंने भी यही कहा कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल को इस्टेब्लिशमेंट कराना शुरू किया। और जो हाई स्कूल थे उन्होंने वो भी 2 टाइप के इस्टेब्लिशमेंट करवाए, एक एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल और वोकेशनल। तो एकेडमिक तो साहित्यिक शैक्षिक ही हो गए, टेक्निकल हमारे तकनीकी हो गए, और जो वोकेशनल थे वो साहित्यिक थे हमारे हाई स्कूल्स। और जो मेन पॉइंट था, जो मेन इसका जो की पॉइंट है इस स्कीम का, वो ये था कि इन्होंने एम रखा कि जो हमारी इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा अगर इसी पॉलिसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो वो था लॉन्ग टर्म प्लान 40 साल का। उन्होंने 1984 तक का टारगेट सेट किया था कि इन 40 सालों में इंडिया का जो लिटरेसी रेट है और जो इंडिया के जो लोग हैं वो पढ़ लिख जाएंगे। जब ये स्कीम पेपर्स में पब्लिश हुई तो इंडियंस ने इसका काफ़ी मजाक बनाया और उन्होंने कहा कि 40 साल तक का सब्र करना इंडियंस की बस की बात नहीं है। आफ्टर दैट, क्योंकि ये टाइम चल रहा था वॉर टाइम, 1944-1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, इसलिए जो मेन थिंग वो ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास टाइम नहीं था इंडिया के लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो सर्जन ने ये स्कीम बनाई सीधे सीधे 40 सालों के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो है हमारा राधा कृष्ण आयोग, जिसको बोलते हैं हम लोग राधा कृष्ण कमीशन, 1948 से 1949 के बीच में। सो ये हमारे आज़ाद भारत का पहला कमीशन था। इट वाज द फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत का पहला कमीशन कब आया या कब बना, ऐसे करके तुम्हारा एग्जामिनर क्वेश्चन सेटअप करता है। तो याद रखिएगा 1948 से 1949 के बीच में राधा कृष्ण कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इन्होंने सजेस्ट किया था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे एजुकेशन को
स्टेट लिस्ट में जगह मिली, राज्य सूची में रखा गया था, तो इन्हीं की रिकमेंडेशन पर इन्होंने रिकमेंड किया कि इसको निकाल करके समवर्ती सूची को करंट लिस्ट में इसको शामिल किया जाना चाहिए। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडियन यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट थे, उनकी जो अटेंडेंस है उसको 180 डेज़ के लिए कंपलसरी कर दिया था। अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसका नोट याद रखना है वो ये याद रखना है कि शिक्षा को मूल संविधान से राज्य सूची में रखा गया था। अब उसको किस अमेंडमेंट के तहत और कब को करंट लिस्ट में समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये 42 अमेंडमेंट था 1976 में, और इसी के द्वारा राज्य सूची से निकल करके शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नोट्स, 1964 में पहली बार जब केंद्र में शिक्षा मंत्रालय बनाया गया, जिसे 1986 में समाप्त कर दिया गया, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम जब सेंट्रल गवर्नमेंट में 1964 में पहली बार अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाई गई, जो 1986 में ख़त्म हो गई। और होता क्या है, 1986 में MHRD मिनिस्ट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, और उसी पॉलिसी को आज दिन तक फॉलो करते हुए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी MHRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आपको याद होना चाहिए कि जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड से हैं, और उनका चुनावी क्षेत्र है हरिद्वार। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये हमारी 11 नवंबर को मनाई जाती है। किसके बर्थडे पर? ये जयंती होती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इसको मनाया जा रहा है सिंस 2008 से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और ये मनाया जाता है हमारा 5 सितंबर को। किसके बर्थडे पे? ये आपको पता है, राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी के बर्थडे पर। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये जिसको वर्ल्ड लिटरेसी डे कहते हैं, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, और इसे 1967 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड टीचर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इसको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसको मनाता कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मनाती है? तो इसको मनाती है हमारी यूनेस्को। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमीशन वाज मुदालियर कमीशन, जिसके प्रेसिडेंट थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और यह आया था 1952 से 1953 में, और इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मेन की पॉइंट्स थे, इस कमीशन ने स्कूलों में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट की फॉर्म में रखने का रिकमेंडेशन दिया था, सिफारिश की थी, जो कि लागू नहीं हो पाए। बाद में 1955 में राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान के अध्ययन को एक पाठ्यक्रम में समाहित किया गया, जिसे लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ना करना, ये सब का सब राज्यों की इच्छा पे छोड़ दिया। मतलब उनकी अपनी मन था, चाहे वो उसको शामिल करें या ना करें। लेकिन इस सब्जेक्ट को अनिवार्य विषय के रूप में 1986 में राष्ट्रीय नीति में डाल दिया गया। अब मुदालियर आयोग का जो सबसे मेन कीवर्ड है वो है हमारा 1955 में इस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना, जिसे 1961 में NCERT की फॉर्म दे दी गई। ध्यान रखिएगा, ये दो जो डेट हैं कौन सी, 1955 और 1961। इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन, नेशनल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो फॉर्मेशन है वो 1955 में हुई है, और इसका जो NCERT की बात चल रही है, तो NCERT की जो फॉर्मेशन है वो 1961 में। NCERT वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और ये किस कमीशन के अंतर्गत आया था वो, इसलिए मुदालियर आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। NCERT की फुल फॉर्म आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। सबसे इम्पोर्टेंट NCERT, जिसकी बुक्स आप लोग और जितने भी टीचर्स हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए रेकमेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे दौलत सिंह कोठारी, और इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो ये चाहते थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट एट अपर प्राइमरी लेवल, मतलब 6th क्लास से ऊपर जितने भी क्लासेस हैं उन सब में वैकल्पिक विषयों की इंट्रोडक्शन, मतलब उनकी शुरुआत हो जानी चाहिए, उन्होंने ये माना अपर प्राइमरी लेवल पर। सेकंड इनकी जो मेन पॉइंट थी वो थे शॉर्ट टर्म कोर्सेज मस्ट बी स्टार्टेड। उन्होंने कहा कि
अल्पकालीन जो कोर्सेज हैं उनको शुरू कर दिया जाना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और ये जो 10+2+3 सिस्टम है मस्ट बी अडोप्टेड। ये जो आज भी चला आ रहा है 10+2+3 ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, पहले 10th फिर 12th और उसके बाद 3 years ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इट वॉज गिवन बाय कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन। आफ्टर दैट नेशनल, इसके बाद हमारे सामने आ जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आई थी हमारी 1986 में। इसके जो मेन की पॉइंट्स थे वो ये थे कि इसने सबसे पहले सोशल साइंस को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया, और सेकेंडली इसने क्या किया, जो एजुकेशन पॉलिसी 1968 की थी उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, किससे, 1986 की पॉलिसी से। और इस पॉलिसी में एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं और जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनको भी शामिल किया गया। इसके बाद हमारी आ जाती है प्रोफेसर यशपाल कमेटी। इसके बाद हमारी यशपाल कमेटी आ जाती है, जो इसके 2 मेन पॉइंट्स थे, और ये आई थी सबसे पहले 1992 में। और प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने अर्ली स्कूलिंग के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सजेशन था वो ये था कि जो हमारे बैग का जो वेट है, बस्ते का जो वज़न है वो कम से कम हो। मतलब वो भार मुक्त शिक्षा देना चाहते थे बच्चों को, बर्डन फ्री एजुकेशन को सपोर्ट किया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये बहुत पूछा जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बर्डन फ्री एजुकेशन, भार मुक्त शिक्षा, बस्ते के वेट को कम से कम करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो ये थे हमारी यशपाल कमेटी, और ये आए थे 1992 में। इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट सजेशन था वो आया 2007 में, 2007 में, और ये फॉर था हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में इन्होंने अपने बेटरमेंट के लिए अपने रिकमेंडेशन दिए, अपने सजेशन दिए। After that, in 2002, there was a CABE, Central Advisory Board of Education was established, जिसका काम था कि वो सजेशन देगा एजुकेशन के फील्ड में ताकि बेटरमेंट हो सके। और तब से लेकर के उसके बाद बनाया गया 2005 से लेकर के आज तक नेशनल नॉलेज कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में अपने सुझाव देने के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने जितनी अभी तक वीडियोस कर चुके हैं इस चैप्टर की, ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ आकर के ख़त्म हो जाते हैं। हम लोगों ने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया से, लॉर्ड मैकाले से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1835 से, और 1 लाइनर मैंने आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक वाइज ख़त्म कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।